बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोगों की फरमाइश थी कि आप बहुत सारी चीज़ों पे तबसरा दे रहे हैं आलमी सतह पर। ये निज़ाम और हुकूमत क्या चीज़ है, ये सवाल आया है। वैसे सवाल बड़ा अहम है कि ये निज़ाम और हुकूमत क्या चीज़ है। दुनिया में निज़ाम और हुकूमत एक सी सा प्लाई दीवार का नाम होता है, यानी कि कंटिन्यूशन ऑफ स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूशन ऑफ स्पेक्ट्रम यानी कि जहाँ से जिस काम को छोड़ा गया, आने वाली हुकूमत उसके तसलसल को बरकरार करे, और इस तरीके से ये निज़ाम चलता रहता है। ये बिल्कुल उसी रोड मैप की तरह है जो आपको आपकी मंजिल तक एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक लेके जाता है। फिर आप मज़ीद तयन करते हैं कि आपने क्या करना है। पाकिस्तान में यू टर्न की थ्योरी बड़ी मशहूर हुई कि हमारे यहाँ हुकूमत के लोग जो हैं वो यू टर्न ले लेते हैं। हुक्मरान से पूछें कि जी क्या चल रहा है, तो वो कहते हैं कि निज़ाम में बड़ी गड़बड़ है। अच्छा, निज़ाम क्या है? यानी कि वो स्ट्रक्चर निज़ाम ममलिकत का जिसमें रियासती सतून आते हैं, जिनके पास इख्तियार होता है कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना, शफ़ाफ बनाना, मुनसिफाना बनाना, कानून के मुताबिक। हुकूमत कहते हैं कि जी निज़ाम में बड़ी गड़बड़ी है। अच्छा, निज़ाम से पूछें तो कहते हैं भाई हुकूमत ही हमें ऐसी मिली तो क्या करें, आवे का तावा बिगड़ा है। आप निज़ाम के लोगों से बात करें कि जी बड़ी महंगाई है, बड़ी बेरोज़गारी है, लोग बड़े परेशान हैं, पानी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर के बड़े मसाइल हैं, लोग कत्ल हो रहे हैं, मोबाइल छीन रहे हैं, तो उनका जवाब होता है कि आपको इन चीज़ों की पड़ी, यहाँ दुनिया में आग लगी है, फ़लस्तीन में आग लगी हुई है, आप कश्मीर में चले जाएँ, आपको ये छोटे मसाइल नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अगर उनसे दोबारा जाके मिलें और कहें कि जी फ़लस्तीन में आग लगी हुई है, कश्मीर में ये हालात हो रहे हैं, तो कहते हैं यार आपको उधर की पड़ी हुई है, यहाँ लोग महंगाई, बेरोज़गारी, भूख से मर रहे हैं। और ये दोनों ही अतराफ से एक ही जैसी बात होती है, यानी एक ही जैसे डायलॉग्स होते हैं। होता क्या है, निज़ाम में बैठे हुए लोग सियासी हुक्मरानों के ही मुंतखब किए हुए होते हैं, उनके ही लाए हुए बिठाए हुए होते हैं, जिसे हम सियासी तकर्रुरियाँ कहते हैं। वो सियासी तकर्रुरियाँ जब तक नहीं रुकेगी, निज़ाम बेहतर नहीं होगा। निज़ाम में अच्छे लोग बहुत हैं, ये मैं आपको बता दूँ। निज़ाम में पाकिस्तान के बहुत से ऐसे अच्छे लोग हैं जो मराते तक नहीं लेते, फ्यूल तक नहीं लेते, सरकारी गाड़ी तक नहीं लेते। कहते बस तनख्वाह मिल रही है, यही काफ़ी है, हमें मुल्क से वफ़ादारी साबित करनी है, हमें अपने कौम के साथ वफ़ादारी ज़ाहिर करनी है, साबित करनी है। मरातों के लिए तो हम यहाँ थोड़ी आए, हम फ्यूल पेट्रोल के लिए थोड़ी आए कि हम आवाम पे बोझ डालें और बोलें कि अब फ़लाँ मुल्क से जाओ पेट्रोल उठा के ले आओ, फ़लाँ मुल्क में चावल बेच कर आ जाओ, या फ़लाँ मुल्क में आम बेच कर आ जाओ, फ़लाँ मुल्क से गंदम ले आओ, और सब कुछ आने मतलब ख़रीद फ़रोख्त करने के बाद भी आवाम को महंगाई का ही सामना करना पड़े। देखिए, बच्चे जो है ना, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के, अब तो स्कूल के भी बच्चे जब कोई चीज़ लेते हैं तो उसके रैपर को पढ़ते हैं, उसमें लिखा होता है कि जो आपने टॉफ़ी ली है वो टैक्स प्लस ली है, यानी कि जो बिज़नेस करना होता है वो कंपनियों ने कर लिया होता है, उसके बाद वो मज़ीद जीएसटी लगा देते हैं, जनरल सेल टैक्स। अच्छा, सेल जो है वो कंपनी कर रही है, या उसके बाद उसके प्रोडक्ट को आगे प्रमोट जो कर रहा है वो दुकानदार कर रहा है, या ये सुपरमार्ट वाले या दीगर जो शोबे होते हैं जो 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 जिस चीज़ के प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। जनरल सेल टैक्स पब्लिक देती है। हैरानकुन बात है, बड़ी हैरानकुन बात है, इनडायरेक्ट मोड पे। और आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान के लोग जो हैं वो टैक्स ही नहीं देते। कितना चूसेंगे भाई? कमा दुकानदार रहा है, कमा कंपनी वाले रहें, कमा बीच में वो डिस्ट्रीब्यूशन वाले जो डिस्ट्रीब्यूशन का ठेका लेते हैं, वो ज़्यादातर सरकारी, सियासी
असर रसूख लेने वाले लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है, आम इंसान को नहीं मिलती। इंडेंटिंग वगैरह ये सबको पता है, एलसी वगैरह किसी आम इंसान के हाथ लगती नहीं है। आम काश्तकार तो मंडी तक नहीं जा सकता अपना सामान लेकर, क्योंकि वहाँ जागीरदार उसको नहीं जीने देता। यहाँ सरमायादार नहीं जीने देता, वहाँ जागीरदार नहीं जीने देता है। बात फिर वही चल रही है गवर्नेंस और गवर्नमेंट। ये दो सीसा पिलाई दीवार होते हैं। आप दुनिया में जाएं, दुनिया का बैतुल माल इतना मजबूत होता है कि कोई भी गरीब शख्स, मजबूर, जिसकी नौकरी नहीं है, जिसके पास कमाने का कोई ज़रिया नहीं है, वहाँ के रियासती इदारे उसे खुद कफील करते हैं उस वक्त तक जब तक कि उसके रोज़गार का बंदोबस्त ना हो जाए। यहाँ हम क्या करते हैं, बैतुल माल का जो पैसा आना होता है वो हम एनजीओज़ को दे देते हैं, प्राइवेट एनजीओज़ को। और ये तमाम प्राइवेट एनजीओज़ जो हैं वो ज़्यादातर सरकारी अफसरान, सियासतदानों और इनके जान पहचान के लोगों के पास होते हैं। यानी कि वो अभी एनजीओ खोलता नहीं, उसके बाद वो कोई 1.5 करोड़ 3 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहा होता है, 60 लाख की गाड़ी में घूम रहा होता है, उसकी बड़ी वाह वाह जय जय हो रही होती है। इस तरीके से आप रियासती सतूनों को कमज़ोर कर देते हो, आप रियासती सतूनों को पैरालाइज कर रहे हैं। हुक्मरान से पूछो तो वो कहते हैं भला आप अपने काम के लिए किसके पास जाते हैं? पब्लिक से पूछते हो तो कहते हैं सरकारी अफसर के पास जाते हैं। कहने वो आपसे क्या करता है? कहना रिश्वत लेता है, फिर काम करता है। कोई काम बगैर रिश्वत के नहीं होता। तो वो कहता है कि हम लेते हैं। चले जी, ये इनका आर्ग्यू हो गया। फिर हम सरकारी अगर एहलकार के पास जाएँ, वो कहें यार आप रिश्वत लेते हैं, यार कोई तरीका, ये कानून के अंदर चीज़ एक नक्शा पास करना है, या कोई एक हमारा कोई कागजात है इसकी अप्रूवल देनी है, या ये मेरा नाम है इसकी चेंजिंग है, या इसके डेट ऑफ बर्थ में मसला है, आप रिश्वत ले रहे हैं, आप इतना नचा रहे हैं। तो कहते हैं यार ये हमारा मसला नहीं है, ऊपर से ऐसे ही चलता आ रहा है, यहाँ हम ऐसे ही नहीं बैठे हैं, यहाँ पैसे दे के बैठे हैं। ये 3 गवर्नर ने बात करी है कि हम अपनी मुल्क का अजनास बैरून मुल्क बेचते हैं और फिर वहाँ से बैरूनी करेंसी में दोबारा खरीद कर यहाँ आवाम को फ़रोग कर देते हैं। और ये बाकायदा उन्होंने आई विटनेस के तौर पे टीवी इंटरव्यू में कहे हैं। एक ने तो यहाँ तक कहा कि सरकारी मुलाजमत के अच्छे ठिये यानी कि ठेके खरीदे जाते हैं करोड़ों रुपए। अभी कुछ दिनों पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी बता दिया कि जी पार्लियामेंट खरीदी और बेची जाती है। तो ये मामला कब रुकेंगे? 75 साल हो गए ना। खाकान अब्बासी साहब ने पार्टी बनाई है, मैंने उनको बड़ी मुबारकबाद दी है, बड़ा खुशाइन आपने काम किया, लेकिन आप वही स्क्रिप्टेड लोगों को लेकर आ रहे हैं, वही स्क्रिप्टेड लोगों को, बेकार हैं। अब ये जितने भी कोरे कागज़ हैं इनको फेंक दीजिए, ये नहीं चलेंगे। नई जनरेशन लेकर आइए, बच्चे दुनिया से राब्ते में हैं, चीज़ों को समझते हैं, वो आपको बूस्ट करेंगे। इनमें ऐसी क्या काबिलियत थी कि पाकिस्तान बजाय के ऊपर जाता वो बिल्कुल नीचे चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। हालात ये हैं कि सिर्फ भीख ही तो मांग रहे हैं, सिर्फ भीख मांग रहे हैं। मेरा पेट्रोल कम नहीं होगा, मेरी गाड़ी नहीं छीनी जाएगी, मेरी मराहत नहीं छीनी जाएगी, रिटायर होने के बाद जो जो चीज़ें चाहिए वो सब मिलेगी। अब जाओ कहीं से भी पेट्रोल लेकर आओ, कहीं से भी गंदम लेकर आओ। ये गवर्नमेंट, ये गवर्नर्स सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सिक्के के 2 रुपए। इधर भी पलटोगे तो जीत इनकी होगी, उधर भी पलटोगे तो जीत इनकी होगी, क्योंकि सिक्का एक ही है और वो राइजल वक्त कहला रहा है। लेकिन ये जबर कब तक चलेगा? सवाल ये कि जबर कब तक चलेगा। इसी महफिल में कई और लोग भी एक्सपर्ट शामिल करेंगे जो अवामी सतह पर भी होंगे और अपनी एक्सपर्टीज़ की बुनियाद पर हमारे साथ यहाँ के बैठेंगे, और हम उनसे भी पूछेंगे कि आखिर ये निज़ाम और गवर्नेंस, मतलब गवर्नेंस और हुकूमत में क्या, मतलब ये इतना डिफरेंस है, या ये वाकई बिल्कुल ऐसे ही मिले जैसे कि मैं भी बता रहा हूँ कि एक ही सिक्के के 2 रुख हैं, क्या इधर करो या उधर करो, बात इन्हीं की फतह की होगी। निज़ाम को दुरुस्त करना है। यूक्रेन क्राइसिस आया, अजनास यहाँ महंगे हो गए। कोरोना आया, यहाँ अजनास महंगे हो गए। दुनिया में लोग आराम से सफ़र कर रहे थे, मतलब कोई परेशानी वहाँ बॉर्डर नहीं था। छोटा मोटा उनके 19-20 का फ़र्क आया होगा, इससे ज़्यादा नहीं आया। ये खुद बाहर जाते हैं, इनसे खुद पूछने आज से 10 साल पहले आप जो गए थे, जो कीमतें थी कोरोना से 10 साल पहले कर लें, और कोरोना के अवाइल से भी पहले अगर
उसकी कीमत का जायज़ा लिया जाए तो वो वही चल रहे जो उससे 10 साल पहले से चल रहे थे। इसको कहते हैं कंटिन्यूशन ऑफ लूप। वो जो ताजिकिस्तान से गैस पाइपलाइन पूरी बिछा के लाई गई थी, उसका क्या हुआ? उसका क्या आवाम को कोई फ़ायदा हुआ? नहीं। आप प्राइस को इतना ऊपर ले जाते हैं कि उसमें से 10 रुपये कम कर देते, लोग कहते हैं वो बड़ा अच्छा किया, लेकिन आप लेकर उसको इस हद तक चले जाते हैं कि रिलीफ देने का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। 3 रुपये कम करके कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। आवाम बच्चों को पढ़ाए, स्कूल मालिकान की टीचरों की तनख्वाह भी दे, उनको एनुअल चार्जेस के नाम पर भत्ता भी दे, और मज़े की बात है हर स्कूल मालिकान ये फरमाते हैं कि जी हमारी रेंट का घर है और रेंट के भी पैसे दें। आपके पास निज़ाम तालीम ही नहीं है, कोई निज़ाम तालीम नहीं है। सबको पता है कि उसमें अस्तबल बने होते हैं, गाय के गोबर भरे पड़े होते हैं। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन, किसने हमारे लिए तालीम के फ़रोग़ के लिए इमदाद मदद ना की? हम खुद ही अपने आप को दुरुस्त नहीं कर रहे और हंसते हैं भाई, तमस्कर बनाते हैं कि देखो बेवकूफ़ लोग हैं, हम इनको ऐसी बेवकूफ़ बनाते रहते हैं और ये बनते रहते हैं। तकर्रुरियाँ, पोस्टिंग, इस पर ही तो हमारे यहाँ सारा बहस मुबाहिसा हो रहा है पूरा दिन टीवी में कि कौन क्या बनेगा, कौन क्या बनेगा। भाई सियासतदानों के मुस्तकबिल से कौम का मुस्तकबिल अब वाबस्ता नहीं रहा, और ना ही वो सियासी सरकारी अफसरान जिनके तबादलों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उनके भी मुस्तकबिल या उनके अहल व अयाल के मुस्तकबिल से कौम या मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं है। कोशिश करेंगे कि इसी बहस को आगे लेकर कुछ एक्सपर्ट्स अवामी सतह पर भी और मुक़्तदर हलकों से भी, जो अपनी अपनी फील्ड में मतलब महारत रखते होंगे, ये नहीं कि सारे जान पहचान वाले लोग उठा के लिया है, लेकिन ऐसे लोग ज़रूर लाएंगे जिनके इनपुट से कुछ एक्सट्रैक्ट निकाला जाए। तो कोशिश करते हैं कि ख़ुद भी मतलब हमें जितनी मालूमात है, अभी तो हम इतना खुल के नहीं बोल रहे क्योंकि माशाल्लाह मुसद्दिक मलिक साहब आजकल बड़ा खुल के बोल रहे हैं और अच्छी बात है, ये जुर्रत का मुजाहरा करें। मैं मुसद्दिक मलिक साहब को सपोर्ट करूँगा कि वो पक्के और कच्चे दोनों के डाकुओं को समझ गए, कच्चे वाले भी और पक्के वाले भी। तो उन्होंने कहा पक्के पे हाथ डालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाथ डालना पड़ेगा, मुल्क को बदलना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह ये समिट जारी, मतलब ये गुफ्तगू जारी रखेंगे आगे और कुछ लोगों को भी शामिल करेंगे शरीक गुफ्तगू। तो अभी फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि एक बड़ा चैप्टर है तो इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको लेकर चलेंगे और देखते हैं कि क्या हम कुछ कर सकते हैं और क्या आप समझ सकते हैं और क्या हमें आपसे इनपुट आ सकता है। बहुत शुक्रिया।